हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेम कमर्शियल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, उसके हिसाब से मैंने ये पीडीएफ ई बुक जनरेट की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं हाँ हर साल रिपीट हो रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, वो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड कमर्शियल लॉ की प्लेलिस्ट, साथ ही साथ ये जो मैं जिससे पढ़ा रही हूँ ये पर्टिकुलरली ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है दैट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इससे क्या मतलब है। तो कई बारी हम कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, एक तरीके का मीनिंग लगा के हम यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो सबसे पहले हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक सिंपली कह सकते हो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, इसमें लीगल इन्फोर्समेंट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लो एक फ्रेंड है, उसने आपको प्रॉमिस किया कि हम कल 4 बजे कहीं कॉफ़ी के लिए जाएंगे या फिर स्टडी के लिए हम 4 बजे किसी के घर इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें कुछ लीगल इन्फोर्समेंट आपको दिख रहे हैं, कोई लॉ का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो ना, तो ये आपका एग्रीमेंट है। इसके की पॉइंट्स क्या आ जाते हैं? एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्समेंट नहीं होती है, साथ ही साथ ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है, एंड इसमें आपकी लीगली बाइंडिंग या लीगल इन्फोर्समेंट एग्रीमेंट्स में नहीं होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले हमें समझेंगे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, उसी के हिसाब से हम सारा देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक टाइप होता है एग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप है एग्रीमेंट का जिसमें लीगल इन्फोर्समेंट होती है, मतलब इसमें लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ के होते हैं। ठीक है, एंड ये जो एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जब उसमें लीगल जो कह सकते हो इन्फोर्समेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कॉन्ट्रैक्ट का? मान लो एक पर्सन ने रिटन एग्रीमेंट बनाया कि मैंने अपनी कार सेल करनी है, उसकी कुछ स्पेसिफिक मनी, मान लो मैंने 5 लाख में अपनी कार को सेल करना है। ठीक है, उसमें मैंने एक रिटन एग्रीमेंट बना दिया, एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमारा कंसिडरेशन मतलब मनी एक्सचेंज के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम देंगे, कंसेंट होगा, लीगल पर्पस के लिए होगा। ठीक है, इसमें आपका लॉ जो है वो इन्फोर्सेबल होगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, होप सब आपको एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड ये इन्फोर्सेबल लॉ होता है। ठीक है, एंड बेसिकली इसमें कुछ आपकी चीज़ें होती हैं जैसे कि एक्सेप्टेंस, ऑफर, कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे हमें पता है कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप है एग्रीमेंट का, है ना। बट जो एक एग्रीमेंट है वो कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसमें कुछ केसेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर मान लो कोई भी आपका कह सकते हो कोई भी एग्रीमेंट है उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, क्या बन जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मान लो मैंने अपनी कार सेल करनी है, मैंने एक पर्सन को बताया कि मैंने 6 लाख रुपीज़ उस पर्टिकुलरली कार का लेना है। ठीक है, वो आगे उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक कंडीशन होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। अब मैं कार सेल कर रही हूँ फ्री में, तो उसको देने दूंगी, उसका कुछ मनी होगी। ठीक है, कुछ मनी मैं उससे लूँगी। ठीक है, कंसिडरेशन इन एक्सचेंज, उससे कुछ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जो पार्टीज़ हैं वो एग्रीड होती है जिससे वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को मेंटेन करके रखती हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी। जो पार्टीज़ होती हैं उनके पास लीगल एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके। लीगल एबिलिटी का क्या मतलब कि एक जो पर्सन माइनर नहीं होता है, ठीक है, माइनर मतलब 18 ईयर से अगर बंदा प्लस हो जाता है, उस केस में हम कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। अगर 18 ईयर से कम में कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट। जो एग्रीमेंट है वो फ्रीली, ठीक है, बिना किसी मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड के होना चाहिए। साथ ही साथ ये लीगल पर्पस के लिए होना चाहिए। जो एग्रीमेंट है ये लॉफुल पर्पस होना चाहिए, कुछ भी इलीगल इसमें नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के, दोनों के बताऊंगी, इजीली समझ आ जाएगा। एंड गाइज अगर आप चाहते हो इसी तरीके के मैं यूनिट 2 की भी वीडियो लेके आऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ, तो इस वीडियो की लाइकिंग को 60+ कर दो एंड कमेंट में येस लिख दो कि आपको यूनिट 2 की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड इसकी ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर से कर लेना। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो गाइस किस केस में हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अगर मान लो दो फ्रेंड्स ने मतलब कोई एग्रीमेंट किया कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे फर्नीचर को मूव करने के लिए, कि मान लो अपने घर में कोई आप क्या कर रहे हो, फर्नीचर की सेटिंग कर रहे हो, ठीक है, या आपने अपना घर चेंज किया, तो उस केस में आप किसी भी अपने फ्रेंड से हेल्प ले लेते हो कि ये फर्नीचर इधर रखवाने में मेरी हेल्प कर दे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। इसमें कुछ कंसिडरेशन आपने दी, ठीक है, कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ? कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट का क्या एग्जाम्पल है। मान लो एक पर्सन ने एक फॉर्मल लीज एग्रीमेंट साइन किया है कि वो एक किसी पर्सन की जो पर्टिकुलरली बिल्डिंग हो गई या रूम हो गया उसको वो रेंट पे लेगा, उसके बाद कुछ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, कुछ कंसिडरेशन होगी एंड सारी चीज़ें लॉ के अंदर होंगी, तो ये क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट है ये आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल भी हो सकता है एग्रीमेंट। एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट है जिसमें लीगलिटी होती है, लीगल इन्फोर्समेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन वॉइड एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लीगली वैलिड नहीं होता, जिसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड होगा, कुछ ना कुछ कह सकते हो कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई इलीगल चीज़ होगी या इम्पॉसिबल चीज़ें होंगी जिसे हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे मान लो अगर आप कोई कंपनी, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप डील वगैरह कर रहे हो, आप ड्रग्स की डील कर रहे हो, ड्रग्स सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो ये इलीगल चीज़ है। क्या है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? लॉ के अंदर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है इट कैन अकर व्हेन वन पार्टी लैक्स लीगल कैपेसिटी। अगर मान लो मैंने एक पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने उसके साथ, एंड बाद में मुझे पता चलता है कि वो जो पर्सन है वो माइनर है, ठीक है, यानी कि उसकी जो एज है वो 18 से कम है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर इसमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, ठीक है, कोई बाइंग एंड सेलिंग होनी ही नहीं है, तो उस केस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्सन है, उसने चोरी की हुई कार आगे उस पर्सन को सेल कर दी, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? अंडर द लॉ माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो इलीगल एक्टिविटी होगी। हमने अभी पढ़ा इलीगल एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती ही नहीं है। नेक्स्ट है लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमें सारी नेसेसरी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के अंदर सारा वर्क करना है। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। बोथ पार्टीज जो हैं वो लीगली बाउंडेड होने चाहिए, ठीक है, वो माइनर नहीं होनी चाहिए, उनकी एज वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो आप हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये क्लियर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मान लो मैं अपनी गाड़ी सेल कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मैं आपको ये गाड़ी 6 से 8 लाख में दे दूँगी, सीधा बताऊँगी कि 7 लाख की बेचनी है, 8 लाख की बेचनी है। इसमें कुछ कंसिडरेशन होने चाहिए, कुछ वैल्यूएबल चीज़ जो है एक्सचेंज होनी चाहिए, टू पार्टीज जो है उनका इसमें लीगल रिलेशन मेंटेन होगा, साथ ही साथ ये लीगल पर्पज़ के लिए होगी, मतलब हर पार्टी के पास कैपेसिटी होगी कि वो एक लीगल जो कह सकते हो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एलिमेंट्स आ गए तो 5 मार्क्स के लिए भी हो जाएगा, 5 एलिमेंट्स बता देना। दैट इज डिफाइन कंसिडरेशन, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। इसका मतलब है कोई भी चीज़ हमने कोई वैल्यूएबल चीज़ एक्सचेंज करनी है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मैं अपनी गाड़ी सेल कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं गाड़ी किसी से परचेज़ कर रही हूँ, वो मुझे उसके बदले मैं पैसा दूंगी उसको एंड वो पैसे के बदले में मुझे गाड़ी देगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ जो है वो एक्सचेंज होगी, उससे ही हम कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन एक प्राइस है जिसे हम प्रॉमिस के रूप में पे करते हैं, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा तो मुझे पैसा दे देना, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें बेसिकली क्या है, कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो मनी ही हो, कोई गुड्स एंड सर्विसेज की भी एक्सचेंज हो सकती है। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। पहला है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब है? ये वो प्रॉमिस होता है जिसने हम क्या करेंगे, प्रॉमिस मेड इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे अगर मान लो ए प्रॉमिस करता है कि वो $100 बी को नेक्स्ट वीक पे करेगा एंड उसके बाद जो $100 बी के पास आ जाएंगे ना, वो बी उस ए को लैपटॉप दे देगा, ठीक है। तो ये जो दोनों जो प्रोमिसेस हैं ये एग्जीक्यूटरी हैं, मतलब एक प्रॉमिस पूरा होगा, अगर $100 ए पे करेगा बी को तभी वो उसको लैपटॉप देगा, नहीं तो नहीं देगा, मतलब उसका जो प्रॉमिस है बी का वो ए पे डिपेंड, अगर ए पूरा करेगा तभी बी करेगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। ये तब अकर होता है जब इसमें बेसिकली क्या है, इसका भी एग्जांपल देख लो।
मान लो ए बाय करता है कार बी से एंड उसको $10,000 इमीडिएटली पे कर देता है। ये एक पेमेंट जो है ये एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन होगी। जैसे आप पेन खरीदने गए, आपने वहीं पैसे दिए और उसके बदले में पेन ले आए, वहीं पे वही आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट है पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि मान लो आपने किसी को कोई चीज़ खरीदनी थी, अपने मान लो किसी को कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने थे, आपने क्या किया, कुछ एडवांस दे दिया या सारा पैसा दे दिया कि अगले महीने मुझे ये दे देना, मतलब आपने पास्ट में पैसे दे दिए, डिलीवरी आपको फ्यूचर डेट में होनी है, तो वो आपका कौन सा होगा, पास्ट कंसिडरेशन। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एक वैलिड कंसिडरेशन के। पहला है मस्ट हैव वैल्यू। कंसिडरेशन कुछ वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए, जैसे मैं पैसा एक्सचेंज कर रही हूँ, ठीक है, उसके बदले में कार ले रही हूँ, मैं खुद मेरे पास कार आ जाएगी और उसके पास पैसा चले जाएगा, तो ये चीज़ एक्सचेंज हो रही है, कुछ वैल्यूएबल चीज़ एक्सचेंज होनी चाहिए। वो मनी भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकते हैं, या सर्विसेज भी हो सकती है। मस्ट बी इन गिवन एक्सचेंज फॉर प्रॉमिस। कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ रिटर्न हमें होना चाहिए, मतलब एक पार्टी को, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपना जो घर है ना उसको सेल करेगा बी को $2 लाख पे। अब ये जो प्रॉमिस है ये $2 लाख का हुआ है, ये कंसिडरेशन है, ठीक है, उस पर्टिकुलरली हाउस के लिए। नेक्स्ट है मस्ट बी लीगली सफिशेंट। जो कंसिडरेशन है ये मस्ट बी लॉफुल होनी चाहिए, इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट बी एडुकेट बट नॉट नेसेसरी इक्वल। अब ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं किसी या किसी चीज़ के बदले हम कुछ दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों की वैल्यू सेम हो, ठीक है, आगे पीछे हो सकती है। मान लो मैं अपनी कार सेल कर रही हूँ $10,000 में, ठीक है, फॉर वन मे बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल थ्रू इज हायर इज अनइक्वल, ठीक है, मान लो मैं अपनी कार सेल कर रही हूँ, या फिर मान लो मैंने किसी को, या इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई डीलर है, मैंने उसके थ्रू ना अपनी कार सेल करनी है, ठीक है, अब वो मेरी कार को सेल करवाएगा, उसके बदले में मैं उसे क्या दूंगी, $10 दूंगी या $100 दे दूंगी, ठीक है, तो उस केस में मैंने तो अपनी कार बेचनी है 10 लाख की, ठीक है, उसको मिल रहे हैं सिर्फ $100, तो इस केस में बेसिकली क्या है, ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन इक्वल ही हो हर बारी। नेक्स्ट है मस्ट बी प्रेजेंट और फ्यूचर ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन में आपकी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होना चाहिए, या तो प्रेजेंट में पैसा पे कर दोगे या फ्यूचर डेट पे करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ए ने प्रॉमिस किया कि वो $500 जो भी सर्विसेज हैं वो उसको पे करेगा, ठीक है। अब ये वैलिड कंसिडरेशन, या मैं मान लो मैंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी से ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर तू मुझे 2 महीने बाद ये गुड्स सेंड करेगा तब मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, मतलब एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। या फिर मुझे अभी गुड्स मिल जाते हैं, जैसे हम हमारे पास वो नहीं होती फैसिलिटी ईएमआई पे हम कुछ भी ले लेते हैं, हमें फ्यूचर डेट पे इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। इसमें इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन ना एकदम क्लियर होनी चाहिए। मतलब इसमें ये नहीं है कि मैं आपको कह दूंगी कि जैसे मतलब अब मैं दुकान पे चली जाऊँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ मुझे नोटबुक दे दो, तो उनको वो मुझे कह देंगे कि आप कुछ भी रीजनेबली जो आपका दिल है वो दिल करता है वो उतने पैसे दे दो। ऐसा होता है एकदम क्लियरली, वो कहते हैं ना कि ये जो नोटबुक है या रजिस्टर है ये 200 का है, 500 का है, 300 का है, ये पर्टिकुलरली बुक 500 की है। मतलब ये पर्टिकुलरली जो कंसिडरेशन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि मेरी कार में 6 लाख से लेकर 8 लाख तक आपको दे दूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली कह सकते हो एक पॉइंट होना चाहिए कि मैं 8 लाख की कार सेल करूंगी, 6 लाख की करूंगी, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मान लो 2 पर्सनस ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे कार सेल का ही किया था, ठीक है, तो या कोई भी ऐसा कर लेते हैं, मान लो कोई भी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और एक पर्सन क्या करता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तोड़ता हूँ, ठीक है, वो खत्म कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, कह सकते हैं बीच में तोड़ देना, उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें कुछ रेमेडीज होती हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला है डैमेजेस, कंपनसेटरी डैमेजेस। इसमें बेसिकली क्या है कि मान लो 2 पर्सन थे, या मान लो एक कंपनी थी और एक कोई मान लो मैन्युफैक्चरर था, हमें कोई रॉ मटेरियल चाहिए था, हमने ना उसको ऑर्डर कर दिया कि हमें ना तो इसके ना 100 यूनिट्स पे जो है हमें भेज देना कल तक, ठीक है। हमने क्या करनी थी, उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके आगे प्रोडक्शन करनी थी। होता क्या है कि वो पर्सन हमें वो गुड्स सेल ही नहीं करता, मतलब भेजता ही नहीं है, या भेजता है वो गलत गुड्स भेज देता है। इससे तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा हमारे बीच में, और उसके कारण हमारी प्रोडक्शन भी रुकेगी और हमें लॉस भी होगा। तो उस केस में जो जिस पर्सन से हमने रॉ मटेरियल लेने थे ना, वो हमें कुछ कंपनसेशन पे करेगा, जिससे हमारा जो लॉस है वो कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से अगर हमें कोई भी इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने से, तो उससे भी हम क्या करेंगे, उस पर्सन से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्यूनिटेटिव डैमेजेस। प्यूनिटेटिव डैमेजेस जिसका क्या मतलब है कि अगर जो ब्रीचिंग पार्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है ना,
उसको अवॉर्ड के मतलब कह सकते हैं, उसको एक पनिशमेंट अवॉर्ड देते हैं, मतलब कि जैसे कि उसको कोई पनिशमेंट देंगे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर उसने रॉ मटेरियल भेजे थे, उसके बदले में आपको हमें $100 $200 आपको हमें पे करना पड़ेगा, या आपको हमें ये जो गुड्स हैं वो इतने रुपए में देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे पनिशमेंट उस पर्सन को मिलेगी। नेक्स्ट है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस में का क्या मतलब है कि हमने ना इसमें एक सेट कर दिया कि अगर तुमने हमें जो मान लो मैंने एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे ना गुड्स चाहिए 2 दिन के अंदर, अब अगर वो 2 दिन के बदले 3 दिन में भेजता है, मैंने पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था कि अगर तू 1 दिन भी लेट होगा तो तुम्हें तुम्हारे $10 कटेंगे, ठीक है, या फिर $20 कटेंगे। तो इस तरीके से हम पहले से ही इसमें नॉमिनल डैमेजेस सेट कर देते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडेट डैमेजेस। इसमें हम प्री डिटरमाइन जो अमाउंट है वो सेट करते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हम पहले ही कह देंगे कि भाई अगर तुमने प्रोजेक्ट को डिले किया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने पहले से ही कह दिया कि अगर बिल्डर ने एक भी दिन लेट किया तो उसको 100 पर डे का क्या पड़ेगा, डिले करने का, उसको हमें डैमेजेस क्या है, पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जो ब्रीच जो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है ना, वो क्या करेगी, इसका एग्जांपल देते हैं। मान लो एक पर्सन ने एग्री किया था कि वो क्या करेगा, रेयर पेंटिंग्स जो हैं वो सेल करेगा बायर को, बट वो क्या करता है, उस पेंटिंग्स की डिलीवरी करने को रिफ्यूज़ कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हम उससे ये पेंटिंग्स खरीदेंगे और वो हमें डिलीवर करेगा, अगर वो पर्सन मुकर जाता है कि हम मैं नहीं करने वाला आपको सेंड, तो उस केस में जो कोर्ट है वो उसे ऑर्डर करेगा कि जो सेलर है वो आगे जो डिलीवरी करे इस पेंटिंग की बायर को, ठीक है, या फिर जो भी डैमेजेस वगैरह उस पर्टिकुलरली बायर को हुई हैं इसकी वजह से वो उसे पे करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है रिसेशन। रिसेशन का बेसिकली क्या मतलब है, इसका मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो अगर बायर ने कार परचेज़ की थी एंड उसमें सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, मान लो उसके जो मीटर होते हैं ना कि कार इतनी चली है, उसको पीछे किया हुआ था, ठीक है, उसके इंजन की भी जो हालत है एकदम बहुत ख़राब है, बट हमें बताया गया था ये इतने किलोमीटर चली है, सारी चीज़ें झूठी बताई गई थी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। हम कार को वापस कर देंगे उस पर्सन को एंड अपना सारा का सारा पैसा वापस ले लेंगे। नेक्स्ट है रिस्टिट्यूशन। ये जो रेमेडी है ये इंश्योर करती है जो इंजर्ड पार्टी है ना वो अपनी मनी बैक ले ले, ठीक है। हमने जो ऊपर सारा टॉपिक पढ़ा ना, अगर उस केस में अगर हमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, हम ये पैसा सारा वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में क्या है कि मान लो अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर मान लो कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है, ख़त्म कर देती है, उस केस में वो कहते हैं कि कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई थी या कुछ मिस्टेक्स हुई थी, उसको हम दोबारा से सॉल्व करके एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 पार्टीज ने एक्सीडेंटली गलती से एक कॉन्ट्रैक्ट राइट कर लिया था जिसमें इनकरेक्ट इंटरेस्ट रेट लिख दिया था, तो कोर्ट क्या है अब दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को रिफॉर्म कर सकती है जिसमें वो न्यू जो रेट्स हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनेशन और रिजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो इंजर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसको इस पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बाद अगर कोई भी लॉस हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो एक बायर था, उसने गुड्स का ऑर्डर किया था एंड जो सेलर है ना वो गलती से कोई और टाइप्स के गुड्स डिलीवर कर देता है, तो उस केस में बायर जो है वो उसके जो गुड्स है वो रिजेक्ट कर देगा कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमने तो कोई और मंगवाए थे, तुमने तो हमें कोई और भेज दिए, हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वहीं के वहीं क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो गाइस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस वेज इन विच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेड टू बी डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एकदम खत्म हो चुका है, सारा काम हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, कौन कौन से वो केसेस हैं, ठीक है, किस तरीके से हम एक कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं। पहला है परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट जो भी हैं, जो भी प्रोमिसेस हमने कॉन्ट्रैक्ट में किए थे दोनों पार्टीज ने, अगर वो पूरे हो जाते हैं तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज यानी कि खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अलाइस ने अपनी कार को सेल किया था बॉब को $5,000 के लिए। अब अलाइस क्या कर देती है, कार की डिलीवरी दे देती है एंड बॉब जो उस कार के बदले में उसको मनी दे देता है। तो इस केस में दोनों जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने प्रोमिसेस जो किए थे उसको उन्होंने अपना पूरा किया है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, जिसमें आ जाता है म्यूचुअल कंसेंट। अगर बोथ पार्टीज़ एग्री करती हैं कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना है, ठीक है, अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी भी उस केस में हम एग्रीमेंट मतलब जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो सैम है वो एग्री करता है कि वो क्या करेगा, लिली का हाउस पेंट करेगा $1,000 में, बट वो जॉब स्टार्ट करने से पहले ही अगर बोथ दोनों चाहते हैं कि सैम क्या करता है कि वो पेंटिंग का काम ख़त्म नहीं करना चाहता है एंड मतलब जो भी
सैम चाहता है कि उसके घर को पेंट ना हो या कोई भी उसके प्लान चेंज हो जाते हैं, तो उस केस में दोनों क्या करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि हाँ हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। जैसे मान लो हमने पहले पेंटर से बात कर ली कि हमने पेंट करवाना है, ठीक है, बाद में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, आपके पास पैसे नहीं होते हैं या आपको कहीं जाना पड़ता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, कह दोगे कि भाई हमें नहीं करवाना, वहीं आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी फेल होती है, ठीक है, मतलब एक पार्टी क्या करती है अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं करती है, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज यानी कि ख़त्म कर देंगे। अगर मान लो मार्क जो है वो एग्री करता है कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा, ठीक है, फ्राइडे तक, तो जो मार्क है वो डिलीवरी करने से फेल हो जाता है फ्राइडे तक, तो उस केस में जो रेचल है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज समझेगी। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट उस केस में भी डिस्चार्ज होता है जब क्या होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो सारा ने एक हॉल जो है वेडिंग के लिए स्पेसिफिक डेट को बुक करवाया था, बट फ्लड के कारण क्या होता है वो सारा हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है वेडिंग के पहले ही, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्लड आ गई, सारा कुछ तो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है लैप्स ऑफ टाइम। कॉन्ट्रैक्ट तभी भी डिस्चार्ज हो सकता है अगर स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है, ये ना हो पाए। अगर मान लो जॉन ने ऑफर की थी कि वो अपनी बाइसाइकिल को एमिली को सेंड करेगा, मतलब सेल करेगा $200 में, बट अगर वो उसको बताता है, अगर वो क्या करता है वो उसको बताता है कि या वो फ्राइडे तक बताएगा कि उसको ये ऑफ़र एक्सेप्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर एमिली फ्राइडे तक इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करती है, ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगा, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि टाइम जो है वो बीत चुका है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ लॉ। समटाइम्स जो लॉ ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है, जैसे कोई भी इलीगल चीज़ होती है, ठीक है, या कोई भी लीगल चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो टॉम है, टॉम क्या है, टॉम ओज मनी टू जेरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, टॉम गोज टू बैंकरप्ट, ठीक है, मतलब टॉम को क्या करना पड़ता है, अगर मान लो टॉम को आगे कोई जो मनी किसी को पे करनी थी, अगर वो खुद ही बैंकरप्ट शो हो जाता है तो वो आगे किसको मनी पे करेगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी थी, ठीक है, आगे काम कर रही थी, उसने ना किसी को गुड्स सेल करने थे, मतलब किसी को गुड्स भेजने थे, ठीक है, सेल करने थे, बाद में पता चलता है कि जो ये कंपनी है ना कहीं ड्रग्स की सेलिंग भी कर रही है, तो उस केस में वो कंपनी तो बंद ही होगी, कोर्ट आगे ऑर्डर दे देगा कि इनके सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज खत्म माने जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन बाय सुपर इवनिंग इवेंट्स। अगर मान लो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाती हैं जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सिंगर ने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट को कि वो एक पर्टिकुलरली कॉन्सर्ट हॉल में परफॉर्म करेगा, बट अर्थक्वेक आ जाता है जिसके कारण कॉन्सर्ट का जो वेन्यू है वो एकदम मतलब क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, सारा कुछ खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल सा हो गया, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए पार्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पर्सन थे, अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो सिंपली क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो एंड में अगर समरी पढ़ें तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है बाय परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट, ब्रीच, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लैप्स ऑफ टाइम, ये सारी जो हेडिंग्स हमने पढ़ी वो पढ़ रही हूँ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, फ्रस्ट्रेशन बाय सुपर इवनिंग इवेंट्स और डेथ, ठीक है। तो वैसे आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आने वाली वीडियो में हम यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यूनिट 1 के थोड़े से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वीडियो की लाइकिंग 60+ कर दो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो एंड कॉमेंट में लिखो येस कि आपको इसकी वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।